बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शदीद आंधी और तूफान ने जहां हर इंसान को परेशान कर रखा था, वहां इस टपकती छत के नीचे मैं और मेरे बच्चे परेशान और भूख से निढाल खुदा से दुआ मांग रहे थे कि अब बरसात बंद हो जाए, क्योंकि जहां ऊंचे ऊंचे महलों और कोठियों वाले लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन भला टपकती छत के नीचे रहना इतना आसान कहाँ था। तभी मुझे दरवाजे के पास से किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। शायद कोई जानवर बारिश से परेशान था। मुझे इस मासूम जानवर पर भी बहुत तरस आया था। जैसे लकड़ी का टूटा दरवाज़ा खुला, एक काले रंग का मोटा बिल्ला बारिश में बुरी तरह भीग रहा था। शायद वो भूखा भी था। अब जबकि घर में मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं था, मेरे बच्चे भी भूखे बैठे थे। मुझे इस बिल्ले पर बड़ा तरस आया। मैंने इसे घर के अंदर बुला लिया था। आते ही वो मेरे बेटे के पास बैठ गया। फिर मेरी छोटी बेटी कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है। मैं इसकी आंखों की भूख को देखकर बेचैन हो गई थी। अचानक दरवाज़ा बजा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने पड़ोसन थी बड़ी सी ट्रे चावलों के लिए। ये लो ज़ुबैदा, आज मेहमान आए थे, खाना बच गया था तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ले आई। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से इसकी तरफ देखा और बेख्तियार मैंने अपने मालिक का शुक्र अदा किया, जिसने मेरे और मेरे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त किया था। ये देखकर मेरे बच्चे खुश हो गए कि गोश्त वाले चावल जो इन्हें बहुत पसंद थे, इस भूख में ये चावल मिल जाना बहुत बड़ी नेमत थी। मैंने इस चावल में से हड्डियाँ निकाल कर इस बिल्ले के सामने रखी, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लग गया था कि वो भी बहुत भूखा है। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो मैंने ज़मीन पर ही बिस्तर लगा दिया। अब बच्चे खाना खाते ही गहरी नींद सो गए थे। मैं भी नींद खुर्दगी की कैफियत में चली गई थी, लेकिन मैंने देखा बिल्ला पूरे सेन में चक्कर आता फिर रहा था। इसके ये बेचैनी की वजह मुझे समझ ना आई थी। थोड़ी ही देर बाद मैं भी ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगी, लेकिन अचानक एक अजीब सी एहसास पर मेरी आँख खुली थी। जैसे ही आँख खोल कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम ज़ुबैदा है। मैं एक 28 साल की औरत अपने 2 बच्चों के साथ बेवगी भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब तक मेरा शोहर जिंदा रहा, मैं किसी शहजादी की तरह अपने इस गरीब घर में राज कर रही थी। मुझे ज़माने की कोई परेशानी नहीं थी। मेरा शोहर रिक्शा चलाता था, लेकिन कहते हैं ना कि सुख की ज़िंदगी बहुत छोटी, जबकि दुख की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। यही मेरे साथ हुआ था। मेरे 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। अभी तो मैंने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाया था, जब अचानक ही एक दिन मुझे ये क़यामत खेज खबर मिली कि मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी पहचान इसकी जेब से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से हुई थी। मैं पागलों की तरह अस्पताल भागी थी। मुझे मेरे एक जानने वाले ने खबर दी थी। अपने दोनों बच्चों को साथ ही मासूम को तो खबर ही ना थी कि इनके बाप का के साथ क्या हुआ है। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस में डेड बॉडी मेरे इस गरीब खाने में पहुंच गई थी। सारे मोहल्ले वाले मुझ पर तरस खा रहे थे कि मैं सिर्फ 28 साल की उम्र में ही बेवा हो गई हूँ, और साथ ही मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे अपनी ऊपर टूटने वाली क़यामत से बेखबर थे। मैं जब अपने शोहर को याद करके रो रही थी तो मेरे बच्चे भी मुझे देख कर रोते। आखिरकार कब तक सोग मनाती। 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन अब दिल का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मोहल्ले में रहने वाली पड़ोसन बानो चली आई। कहने लगी, अब इन बच्चों की खातिर खुद को संभालो, खुद को बीमार करके अपनी जान गवा बैठूंगी तो तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में भटकते फिरेंगे। इसकी बात मेरे दिल पर लगी। मैंने दिल में सोचा, शोष चला गया तो क्या हुआ, मैं ही अपने बच्चों को माँ और बाप बनकर पालूंगी। मैं अज़म कर चुकी थी, लेकिन शायद बगैर बाप के बच्चों को पालना इतना आसान भी नहीं था। अभी तो मैं इद्दत में थी जब एक एक करके मैंने घर की चीज़ें फरोख्त की और बच्चों को पालना शुरू किया। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे करके मोहल्ले की इस मेहरबान औरत बानों की वजह से मेरा घर चल रहा था। लेकिन एक दिन वो आकर कहने लगी, बस ज़ुबैदा, हम दोनों का साथ इतना ही था। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे भाई का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। ये सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। एक ही हमदर्द औरत थी जिनकी सारा मोहल्ला तो मेरे दुखों से अनजान रहता था, लेकिन बानों के जाने पर मैं बहुत रोई थी। जैसे तैसे मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो मैंने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन सारा मसला तो यही था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। इतने छोटे बच्चों को घर छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था। फिर बारिश से शुरू हुई तो मेरे घर की छत भी टपकने लगी। इतने पैसे भी नहीं थे कि छत की मुरम्मत ही करवा लेती।
अब सवाए आंसू और परेशानी के मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ना बचा था। फिर उस रात इस परेशान हार मासूम बिल्ले की जान बचाकर मैंने इसे अपने घर में बना दी थी। मुझे मालूम हुआ था कि मोहल्ले की एक औरत किसी घर में काम काज करती है। मैं भी कोठी बंगले में काम ढूंढने जा रही थी। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी थे, जबकि वो बिल्ला घर पर ही था। मेरे बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। मेरे बच्चे थे किसी तौर पर इससे बाहर गली में छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर मैं जिस घर में कभी काम मांगने जाती, वो औरतें मेरे बच्चों को देखकर कहती, देखो तुम अपने बच्चों को साथ लेकर आओगी तो काम पर तवज्जो कैसे दोगी? इसलिए हमें बगैर बच्चों वाली औरत चाहिए जो अपने बच्चे घर छोड़ कर आए। ये सुनकर मैं मायूस हो जाती। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं बच्चों के मामले में बहुत हिसास थी, और फिर मेरा कोई जाने वाला भी इस शहर में नहीं रहता था। 3-4 घरों में मैं काम के लिए गई, लेकिन कहीं पर मुलाजमा की ज़रूरत नहीं थी, तो किसी ने मुझे काम पर रखने से साफ इनकार कर दिया था। शायद इसकी वजह मेरी जवानी और खूबसूरती थी। मैं कहीं से भी कोई नौकरानी नहीं दिखाई देती थी। अब मैं तपती धूप में खड़ी इस सुनसान सी जगह पर पसीना साफ कर रही थी, जबकि मेरे दोनों बच्चे भी थके थके से मेरे साथ खड़े थे। तभी अचानक मेरी नज़र सामने से आते हुए एक नौजवान पर पड़ी। ऊंचा लंबा कद, सफ़ेद रंग का लिबास पहने वो मेरी तरफ ही आ रहा था, लेकिन इसके वजूद की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मेरे बच्चे भी इसे हैरानी से देख रहे थे, शायद इसकी खूबसूरती की वजह से। धीरे धीरे चलता हो मेरे करीब आकर रुका और कहने लगा, मैं कब से आपको देख रहा हूँ। आप इस तरह के अपनी तरफ दरख्त के नीचे खड़ी हैं, परेशान चेहरा लिए। क्या परेशानी है आपको? मैं जल्दी से कहने लगी, साहब जी मुझे काम की तलाश है, मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ। तभी उसने मेरे हाथ में एक कागज़ दिया और कहने लगा, इस पते पर चढ़ी जाओ, वहाँ पर तुम्हें काम ज़रूर मिल जाएगा। अजीबो गरीब से अल्फाज में ना जाने किस जगह का पता लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ ही ना आया, लेकिन वो कागज़ मुझे देकर चला गया था। फिर मैं इस कागज़ को लिए इधर उधर फिरने लगी। मुझे सिर्फ इसका एक लफ्ज़ समझ आ रहा था, जिसमें 40 नंबर लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि किसी से पूछ लेती हूँ। तभी मैंने सामने खड़े एक नौजवान से पूछा कि ये कहाँ का पता लिखा है, तो वो इस एड्रेस को देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद बंगला नंबर 40 है, जहाँ पर तुम्हें काम के लिए जाना है। नीचे किसी का नाम भी लिखा है। वो इस नाम को गौर से पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ये ज़ुबान इसकी समझ में नहीं आई। अब मैं बंगले नंबर 40 को तलाश करती फिर रही थी, लेकिन पता चला कि इस इलाके से बिल्कुल अलग थलग और बहुत दूर है। मैं वहाँ जाते हुए भी घबरा रही थी, लेकिन अब चूँकि शाम हो गई थी, इसलिए मेरा काम की बात करना ज़रूरी था, वरना इतनी दूर आना बेसूद साबित होता। जैसे मैं इस बंगले के पास गई, सामने एक बड़ा चौकीदार नजर आया। इसके चेहरे पर बड़ी करखदगी सी थी। मैंने घबरा कर इसके चेहरे के जाविये देखे, फिर डरे डरे लहजे में पूछने लगी, बाबा यहाँ पर काम वाले की ज़रूरत है? इसलिए सर से पाँव तक मुझे देखा और कहने लगा, नहीं, जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है तो फिर काम वाले की कैसी ज़रूरत होगी, जाओ यहाँ से। इसका लहजा बहुत बेजार था। मैं हैरान रह गई। जल्दी से मैंने वो कागज़ बाबा जी के हाथ में थमाया और कहने लगी, मुझे किसी ने यहाँ भेजा है। वो इस कागज़ को देखकर हैरान था। तभी अचानक अंदर से आवाज़ आई, कौन है गेट पर? ये आवाज़ बड़ी ही सुरीली थी। जैसे दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गई। सामने एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। वो किसी शहजादी से कम नज़र नहीं आती थी, लेकिन इसके चेहरे और आंखों में बेतहाशा गम था। वो मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैं कहने लगी, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। मैंने वही कागज़ इस लड़की को दिखाया, जिसे देखते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बेताबी से कहने लगी, इसका मतलब है कि वो यही कहीं पर है। वो इधर उधर देखते हुए बड़बड़ा कर कह रही थी, जबकि मैं इंतज़ार में थी कि वो कब मुझे कहती है कि मैं कल से काम पर आ जाऊं। वो मुझे कहने लगी, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। यही तो मैं इसके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर आ गई। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन मैंने देखा वो बिल्ला भी भूख से बेताब मेरे कदमों में लूट रहा था। अब मैं आते हुए खाना भी साथ लाई थी और दूध भी। मैंने जल्दी से बिल्ले के सामने दूध रखा, जिसे वो बेताब भी इसे पीने लगा। फिर मैंने अपने बच्चों को खाना दिया।
मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी आज आप बहुत खुश लग रही हैं। तो मैंने इसे गले से लगा लिया और कहने लगी, हाँ, क्योंकि मुझे काम मिल गया है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अब से तुम दोनों बहन भाई स्कूल जाया करोगे। मेरी बेटी कहने लगी, सच अम्मी, मुझे भी बहुत शौक है स्कूल जाने का। मेरी सहेली फरियाल भी स्कूल जाती है। इसकी आंखों में एक महरूमी थी। मुझे दोनों बच्चे बहुत खुशनुमा ख्वाब देखते देखते गहरी नींद की आगोश में चले गए, जबकि मैं अभी तक जाग रही थी। तभी मुझे सहन में से बिल्ले के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। तो मैं घबरा कर बाहर सहन में आकर इसे कहने लगी, लेकिन ये देख कर ही मेरी जान निकल गई कि वो मुसलसल छत की तरफ इशारा करके बोल रहा था, जैसे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने एक आदमी को छत से दूसरी तरफ गली में कूदते हुए देखा। वो मेरे घर में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली वो छत से छलांग लगाकर दूसरी तरफ को निकल गया। शायद मुझ जैसी जवान और अकेली औरत को देखकर वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और इतना बहादुर हो गया कि मेरे घर में कूद गया। अब मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। अगर मैं शोर बचाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा भी करती तो लोग यही समझते थे शायद मैं एक गलत औरत हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं वहीं बैठ कर रोने लगी। सोच भी नहीं सकती थी कि शोहर के मरने के बाद मेरी इज्जत पर बात आ जाएगी। दूसरी तरफ वो बिल्ला मेरे कदमों में बैठा बार बार अपना सर मेरे पाँव को छू कर ये साबित कर रहा था कि जैसे वो मेरी हिफाजत के लिए इस घर में मौजूद है। मैं बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरने लगी। सच में अगर मैं सीट में ना जाती तो वो आदमी अंदर आ जाता। पूरी रात मैं जागती रही। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस परेशानी में थी कि मैंने इस लड़की को जो बंगले की मालकन थी इससे ये ना पूछा था कि मैं अपने बच्चों को साथ ला सकती हूँ या नहीं। लेकिन बच्चों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए आज भले ही नौकरी का पहला दिन था, मैंने इस बिल्ले को घर में बंद किया और इसके सामने एक दूध का प्याला रख दिया और खुद अपने बच्चों को लेकर इसी बंगले में पहुंच गई। वो कि ये रास्ता बहुत कठिन और लंबा था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मुझे ये परेशानियाँ बर्दाश्त करनी थी। अब मैं इस बंगले में पहुंच गई। मैंने देखा सारा बंगला गंदगी से अटा हुआ था, जबकि चौकीदार ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था, जैसे वो मेरे यहाँ आने पर खुश ना हो। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी अचानक वो मेरे करीब आकर कहने लगा, पछताओगी यहाँ काम करके। मैं कहता हूँ चली जाऊँ अभी यहाँ से। मुझे इस नफसियाती बूढ़े की ये बात समझ ना आई थी। मैं इसे नज़रअंदाज करती अंदर चली गई। क्या इस बंगले की सफाई नहीं होती? अजीब वो गरीब सी झाड़ियाँ और दरख्त की शाखें जो ज़मीन को छू रही थी। ऊपर से पूरे बंगले की दीवारों पर मिट्टी की मोटी मोटी तह जमी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर लाउंज में गई, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन वो इस खूबसूरत बंगले के बड़े से लान में खेलने के लिए बेताब हो रहे थे। लेकिन मैंने इन दोनों को बमुश्किल रोका हुआ था। तभी वह लड़की सामने जीने से उतरती हुई दिखाई थी। मुझे देखकर बहुत दिल से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट इस तरह की बहुत खूबसूरत थी। फिर वो कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं कहने लगी, मालकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बच्चों को साथ ले आई, लेकिन इस दुनिया में मेरा इन बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है। तो वो कहने लगी, अरे ये तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन्हें तो रोज़ाना अपने साथ ले आया करो। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर मेरे दोनों बच्चे लान में चले गए, जबकि मैं पूरे घर की सफाई करने लगी। वो लड़की ऊपर जाकर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं ये भी सोच रही थी कि क्या ये इतने बड़े बंगले में अकेली रहती है। फिर जैसे ही शाम हुई तो इसने मेरे हाथ में कुछ फ्रूट और कुछ खाने पीने का सामान दिया था। कहने लगी, खुद भी खाना और इन बच्चों को भी खिला देना। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही आने लगी तो अचानक इसने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहने लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो जिसने तुम्हें कागज़ पर ये एड्रेस लिख कर दिया, वो तुम्हें कहाँ मिला था? मैं इसका नाम क्या था? ये सुनकर मैं परेशान होगी। कहने लगी, मालकन मुझे ना इसके नाम के बारे में मालूम है और ना ही ये पता कि वो कौन है, लेकिन वो किसी अजनबी फरिश्ते की तरह मेरे सामने आया और मुझे ये एड्रेस देकर चला गया। मैंने देखा ये सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इतनी बड़ी दुनिया में मैं तुम्हें कैसे तलाश करूं? तुम कहाँ हो? मैंने इसकी आवाज़ की बेचैनी पड़ी थी। मैं समझ गई कि वो ज़रूर मुझक इसका कोई जानने वाला होगा। हमने खाना और फ्रूट लेकर घर आ गई थी। सामने ही वो बिल्ला ज़मीन पर लेटा हुआ बड़ा ही मायूस लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई अचानक वो मेरे कदमों में आकर लूटने लगा
आज की रात भी बड़ी खौफनाक होने वाली थी। मैं जानती थी कि कल जो हादसा हुआ था इसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया, कहीं मेरी खामोशी को वो इंसान बिन बहादुरी ना समझ के। फिर दूसरे दिन मैं मोहल्ले में रहने वाले बूढ़े इमाम साहब के घर पहुंच गई। मैं इससे कहने लगी कि कल मेरे घर में किसी ने कूदने की कोशिश की। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन इमाम साहब आप देखें, मैं एक बेवा औरत हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इमाम साहब ने एक नज़र मुझे देखा और फिर बड़ी लगावट से कहने लगा, तू क्यों अकेली ज़िंदगी गुजार रही हो? देखो तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, किसी से निकाह कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उनकी इस बात में मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। इनकी नज़रों में मुझे अजीब सी हवस नज़र आई थी। मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। शायद यहाँ आकर मैंने गलती की थी। एक अकेली बेवा औरत का इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैं घर आई तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे इसी बिल्ले से खेल रहे थे। सुबह का वक्त था, मैं काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे घर से निकलने लगी, अचानक वो बिल्ला भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। शायद वो अकेले घर में रहने से घबरा रहा था। फिर मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी हम इसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं, ये वहाँ पर खेल लेगा जैसे हम खेलते हैं। मैं अब थोड़ी परेशान हो गई, कहीं मालका नाराज़ ना हो जाए, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों की खामोश खुशी की खातिर इसे अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। घर का फासला अच्छा खासा था। मेरे मासूम बच्चे भी पैदल चलते चलते थक जाते थे, लेकिन आज इस मिलने की वजह से वो बहुत खुश लग रहे थे। फिर मैं अंदर जाकर साफ सफाई करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा कहने लगा, वो बिल्ला अंदर ही नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया था। वो बहुत उदास लग रहा था। मैं इसे समझाते हुए कहने लगी, देखो यहीं कहीं होगा, हो सकता है कि भाई दरख्तों के पीछे छुप गया हो। तो मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी वो तो अंदर ही नहीं आया, बल्कि गेट से ही ना जाने कहाँ भाग गया था। अब मैं भी थोड़ी परेशान होगी। फिर मैं इनसे कहने लगी कि परेशान ना हो, आ जाएगा, तुम दोनों बहन भाई खेल लो। जो मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी, तो भी वो लड़की मेरे सामने आकर कहने लगी, क्या तुम्हें इस नौजवान के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन था? अब मैं थोड़ी परेशान सी होकर कहने लगी, मुझे तो नहीं मालूम कि वो अब मेरे सामने भी नहीं आया था। मैंने देखा, ये सुनते ही इसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई, मैं हस्बे मामूल फ्रूट और खाना लेकर घर जा रही थी। जो लड़की मुझे रोज़ाना दे दिया करती थी, वो मालकन बहुत ही मेहरबान थी, इतनी कम उम्र और खूबसूरत। सच में ही मुझे इसकी मेहरबानी पर बहुत खुशी होती थी। मेरे दोनों बच्चे बहुत उदास थे इस बिल्ले के खो जाने की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं रात को इस सुनसान रास्ते से गुजरने लगी, अचानक ऐसे लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वही खूबसूरत नौजवान जिसने मुझे ये एड्रेस लिख कर दिया था, वो मेरे पीछे ही था। मैं इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। तभी मैंने इसे आवाज़ देकर रोका और कहने लगी, वो आपसे मिलना चाहती है जिसके पास आपने मुझे भेजा है। ये सुनकर वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर गहरे लहजे में कहने लगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इससे मिलने नहीं जा सकता। तुमने इसे नहीं बताना कि मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं उसे कहने लगी, लेकिन वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, मालकन बहुत अच्छी है, मैं इन्हें ये खुशी देना चाहती हूँ। तो वो कहने लगा, अगर मैं इससे मिलने गया तो यूँ समझ लो कि वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए तुम इसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी। और मैं बहुत मायूस हो गई। फिर वो मुझसे बहुत आगे निकल कर दूर अंधेरे में जाकर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। जबकि मैं बहुत मायूस थी। मैं तो मालकन को खुश करना चाहती थी, क्योंकि वो रोज़ाना ही मुझसे इसके बारे में पूछती रहती थी। फिर आज जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, सामने वो बिल्ला पिलर के पास खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया। लेकिन आज इसकी आंखों में अजीब सी चमक और उदासी नजर आई। फिर मेरे बच्चे इसे देखकर खुश हो गए, फ़ौरन ही इसे बाजुओं में उठा लिया। खाना खाकर बच्चे तो सो गए थे, मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी। मेरी थकन की वजह से गहरी आंख लग गई चुकी थी। जब आधी रात को अजीब सी आवाज़ मेरी आंख खोली, मैंने देखा छत से भागने दौड़गी आवाज़ें आ रही थी, जबकि पूरे शहर में वो बिल्ला इस कदर तेज़ी से भाग रहा था जैसे किसी को पकड़ना चाहता हूँ। ये खौफनाक मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं फ़ौरन इस में आकर देखने लगी, क्या आज फिर कोई घर में तो नहीं घुस गया। लेकिन जब मैंने इसे सेन में छत पर छलांग लगाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई। वो इस कदर ऊंची ऊंची छलांगें लगा रहा था कि एक बिन्नी के लिए इस कदर उछलना नामुमकिन था। मैं खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी।
तब भी वो गले की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा, दूर अंधेरे में कोई हियोला गायब होता हुआ मुझे साफ दिखाई दिया। यकीनन कोई इस तरफ आया था। अब मैं अपना सर पकड़े बैठी थी। इस माशरे में एक बेवा जवान लड़की के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। आज फिर यकीनन किसी ने दीवार फाड़ने की कोशिश की थी। पूरी रात मैं जागती रही, लेकिन अगर मोहल्ले में से किसी आदमी के पास जाऊंगी तो इसकी भी नीयत मुझ पर ख़राब हो जाएगी। अब ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अगर ये बिल्ला मुझे बर वक्त ना बताए या घर में घुसने वाले के पीछे ना भागे तो शायद मुझे पता ही ना चले कि घर में कोई आया है। मैं तो अपने मासूम बच्चों के साथ बेखबर सो रही थी, जबकि घर की दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं थीं कि मैं इसमें महफूज रह सकूं। अब मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। दूसरे दिन मैं परेशान चेहरा लिए काम कर रही थी जब वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हुई। कहने लगी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं उदासी से कहने लगी, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मालकिन ये सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम क्यों पूछ रही हो? तो मैं कहने लगी कि मैं एक बेवा औरत अपने दो बच्चों के साथ एक अच्छे घर में रहती हूँ, लेकिन हर रात मुझे अपनी इज्जत की फिक्र रहती है। ऐसे लगता है कि इस मुआशरे के लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देंगे। अगर इस बिल्ले का साथ ना हो तो मैं शायद अपनी इज्जत को खो बैठूं। ये सुनकर वो लड़की हैरान रह गई थी। बेताबी से कहने लगी, कौन सा बिल्ला? मुझे बताओ, वो कहाँ है? मैं इसके बारे में तुमसे जानना चाहती हूँ। इसकी बेताबी देखकर मैं हैरान थी। मैं अपनी बात भूल गई, बल्कि मालकन को कहने लगी, लेकिन आप इससे क्यों मिलना चाहती हैं? क्या वो बिल्ला आपका है? हमारे घर में फटक हुआ आ गया था। तो वो कहने लगी, हाँ, मुझे इससे मिलना है। क्या तुम कल इसे यहाँ ला सकती हो? मैं कहने लगी, ठीक है मालकन, लेकिन एक बार वो पहले भी आया था, लेकिन अंदर नहीं आया बल्कि दरवाजे से ही गायब हो गया था। ये सुनकर इसके चेहरे पर परेशान नमूदार हुई। मैं नहीं जानती थी कि ये परेशानी कैसी है, लेकिन वो हर हाल में इस बिल्ले से मिलना चाहती थी। लेकिन अब मुझ पर शायद मायूसी शदीद तारी हुई। जैसे ही मैं घर गई तो मैंने इस बिल्ले को गायब देखा। मेरे बच्चे भी इसे तलाश कर रहे थे। अभी अचानक गली में शोर की आवाज़ें आने लगी। मैंने जैसे ही गली में झांक कर देखा तो कुछ बच्चे इस बिल्ले को पत्थर मार रहे थे। मैं पागलों की तरह भागी और मैंने इसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। इसे तो मैंने अपने बच्चों जैसी नसीहत हो गई थी। मेरे बच्चे में इससे जख्मी हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए थे और रोने लगे। आज ना जाने ये कैसे घर से बाहर चला गया था और गली के बच्चों ने इसकी ये हालत कर दी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसके जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद किए और इस बिल्ले को भी कमरे में ही बंद कर दिया। लेकिन रात का ना जाने कौन सा पहर था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई लड़की बैठी इस बिल्ले की पुश्त पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब की कैफियत में हूँ। मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं इस लड़की को पुकारना चाहती थी जो मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई थी और मैं बेबसी से ऐसे ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद फिर से मैं नींद की कैफियत में चली गई। जब आँख खुली तो वो लड़की गायब थी, जबकि सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया था। मैं जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं हैरान थी जब मैंने देखा कि वो जख्मी बिल्ला घर से गायब था। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैंने इसे छत पर भी तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ना आया। आज मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का सोच रही थी, क्योंकि इस मेहरबान मालिका ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। तभी मैं इन दोनों को स्कूल लेकर गई। मैंने स्कूल की मैडम से कहा कि जब तक मैं अपने बच्चों को लेने नहीं आऊँगी आपने इनको छुट्टी नहीं देनी। जो इनके स्कूल का पहला दिन था, इसलिए मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। फिर मैं इन्हें स्कूल छोड़कर इसी बंगले की तरफ आ गई। गेट पर वही चौकीदार बैठा था जो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो हर वक्त सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गेट पर बैठा रहता था, लेकिन इसकी नज़रों में मेरे लिए गुस्सा होता था, जैसे वो मेरे जहाँ आने पर बहुत नाखुश हो। मैं इसे नज़रअंदाज करती एक बार फिर से अंदर चली गई, लेकिन जैसे मेरी नज़र सामने लान में मौजूद झूले पर बैठी मालकन पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। इसकी गोद में वही काले रंग का बिल्ला बैठा था, वही जख्मी हालत में। मैं हैरान परेशान थी, इस बिल्ले को देख रही थी। मैंने देखा लड़की के चेहरे पर बिल्ला की खुशी थी और बड़े प्यार से इसके पुश्त पर हाथ फेर रहे थे। मैं कहने लगी, मालकिनी कि आपके पास कैसे आया? इसे ही तो मैंने अपने घर में रखा हुआ था।
تو وہ کہنے لگی مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی تو میں اسے لینے گئی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک مجھے رات کا منظر یاد آیا جب میں نے اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ مالکن تھی۔ پھر وہ اس بلے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب میں گھر کے اندر جا کر صفائی کرنے لگی، ایک ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے بیٹھ کر وہ لڑکی اس بلے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیکن میں حیران تھی جب میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، وہ آنسوں سے رو رہی تھی، جبکہ اس بلے کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں پوچھ بھی نہ سکی کہ مالکن آپ رو کیوں رہی ہیں۔ جیسے ہی میں پلٹنے لگی تو اچانک اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی سنو تو میری مدد کرو گی۔ میں حیرت سے پلٹی اور کہنے لگی جی مالکن ضرور، آپ حکم تو کریں۔ تب بھی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کیا تم اسے اس پریشانی سے نجات دلا سکتی ہو؟ اس کا اشارہ بلے کی طرف تھا۔ میں کہنے لگی مالکن اس کے جسم پر معمولی سے زخم ہے، بچوں نے کل اسے پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تسلی دینا چاہتی تھی، حیران بھی ہوئی کہ آخر بننے سے ان کا ایسا کیا خاص رشتہ ہے۔ تبھی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی میں ان زخموں کی بات نہیں کر رہی بلکہ اس بے بسی کی جس کی کیفیت میں یہ گرفتار ہے۔ میں اس کی بات نہ سمجھی کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی اور یہ مالکن عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، اگر تمہیں یہاں کسی نے بھیجا ہے تو میں جانتی ہوں کہ اس نے اس کی مدد کے لیے ہی بھیجا ہوگا۔ دیکھو تم ایک احسان کر دو مجھ پر، دراصل میں ایک بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پیپل کا درخت ہے، اس کی شاخیں بہت گھنی ہیں لیکن وہ درخت 100 سال پرانا ہے۔ تمہیں وہاں پر بندہ ایک لال دھاگا تلاش کرنا ہے اور کسی طرح اسے کھول دینا۔ اگر تم نے اس دھاگے کو لا کر مجھے دیا تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے کس کام کا کہہ رہی ہے۔ میں کہنے لگی ٹھیک ہے مالکن، مجھے اس پیپل کے پیڑ کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے لیکن میں اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہوگی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، بس تم کسی طرح اس لال دھاگے کو کھول دینا، یوں سمجھنا کہ تم نے میری زندگی کی کئی پریشانیاں آسان کر دی ہیں۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کل کام پر نہیں آنا بلکہ یہی کام کرنا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی گھر جانے لگی اس نے حسب معمول مجھے ڈھیر سارا فروٹ اور لذیذ کھانے پینے کے سامان بھی تھما دیے تھے۔ یہ سامان دیکھ کر تو میں بہت خوش ہوگی۔ پھر میں آج مالکن سے جلدی چھٹی لے کر اپنے بچوں کے اسکول چلی آئی۔ پھر بچے میں تانبی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ گھر آ کر میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی وہ عورت چلی آئی جس کا نام کلثوم تھا۔ وہ اکثر ہی محلے پڑوس کی ٹو لینے کے لیے گھر چلی آتی تھی۔ وہ میرے حالات بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے حالات کتنے اچھے کیسے ہوگی۔ پھر کہنے لگی اے زبیدہ، کام تو میں بنگلے میں بھی کرتی ہوں لیکن میرے حالات تو اتنے نہیں بدلے، پھر تو نے کیا جادو کی چھڑی گمائی ہے؟ میں بڑی نرمی سے کہنے لگی جہاں میں کام کرتی ہوں نا وہاں کی مالکن بہت مہربان ہے، اکثر میرے اور میرے بچوں کی مدد کرتی ہے۔ کہنے لگی اچھا، مجھے بھی کسی دن لے کر چلنا، ہو سکتا ہے اسے کسی کھانے پکانے والے کی بھی ضرورت ہو۔ میں کہنے لگی کلثوم کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فی الحال میں نے دوسرے دن جلدی اپنے بچوں کو تیار کیا اور اسکول چھوڑ کر آ گئی، لیکن اب مجھے وہی پیپل کا پیڑ تلاش کرنا تھا جو اس پوش علاقے سے تھوڑی دور ہی تھا، کیونکہ مجھے اس مالکن نے ہی پتہ بتایا تھا۔ یوں ہی سڑک کنارے چلتے چلتے میں بہت آگے نکل آئی تھی لیکن مجھے کہیں بھی وہ پیڑ نظر نہیں آیا تھا۔ ہاں، دور عورتوں کا ایک جھمکتا ضرور دکھائی دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ رش کیسا ہے۔ جیسے میں عورتوں کی بھیڑ میں کھڑی ہوئی تو سامنے کھڑی عورت سے کہنے لگی جہاں پر عورتوں کا رش کیوں ہے؟ یہ سن کر وہ عورت ہنسی اور کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم کہ یہ پیپل کے پیڑ والا بابا کتنا مشہور ہے؟ کیا تم نہیں آئی ہو اس علاقے میں؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس درخت کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ضرور ہی وہ پیپل کا پیڑ ہے جس کے بارے میں مجھے استعمال کرنے کہا تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں میں اپنا کام کیسے کروں گی؟ اب میں پریشان سی کھڑی پورے درخت کو دیکھ رہی تھی لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ اس طرف کی شاخوں پر تو جا بجا لال رنگ کے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دھاگا کون سا تھا جس کا ذکر مالکن نے میرے سامنے کیا تھا، اور وہ دھاگا بھلا اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟
ऐसे ही कई सोचें मेरे जहन में आ रही थी। अब मैं बुरी तरह परेशान सी इस धागे को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने खड़ी एक खौफनाक चेहरे वाली औरत कहने लगी, किसे तलाश कर रही हो? इस तरह के अंदाज तो तुम मुझे कोई जासूस लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। घबरा कर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि इस बाबा के पास आई थी। ये क्या काम करता है? वो सरगोशी में कहने लगी, बड़े बड़े काम करता है। तुम क्या काम करवाने आई हो? बताओ, तुम किसी दुश्मनी का बदला लेना चाहती हो या फिर किसी को देखने की ख्वाहिश है? वो अजीबो गरीब बात कर रही थी। मैं खामोशी से इसकी शक्ल देखती रही। फिर वो इस कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, देखो, काम के बदले में बाबा बड़े बड़े तोहफे तोहफ वसूल करता है और भारी मिकदार में नजराना भी लेता है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने नफी में सर हिलाया तो वह कहने लगी, जाओ यहाँ से, फिर क्या लेने आए हो यहाँ पर? मैं मायूस सी वापिस आ गई थी। मैं सोचने लगी कि मालिकन को मैं क्या जवाब दूंगी। अपना काम करवाने की वजह से आज उसने मुझे छुट्टी भी ना दी थी। मैं थोड़ी देर परेशान सी होकर अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। फिर मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी आज आपको क्या हुआ है? देखो, हमारा बिल्ला भी चला गया है। अब हमारा दिल भी नहीं लगता इस घर में। अम्मी, अब फिर बारिशें होंगी तो हमारे घर की छत टपकेगी। आप कोई नया घर लेगी ना? मुझे यह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके मुँह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें ढेर सारे पैसे दें, फिर हम अपना घर बनवा लेंगे। मैं अपने बच्चों को बहलाने लगी, लेकिन मेरा ज़हन इसी परेशानी में अटका हुआ था कि मैं मालिकन का काम ना कर सकती थी। दूसरे दिन मैं काम पर चली आई। बूढ़ा चौकीदार गेट से गायब था। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं ऐसे ही अंदर आ गई थी, लेकिन पूरा घर तलाश कर लिया। मालिकन मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और गेट भी ऐसे ही खुला हुआ था। फिर जैसे ही मैं इस कमरे में गई जो मालकन का था, तो अचानक ही मुझे अंदर से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गई कि बिल्ला अंदर ही है। साथ ही वो मालकन ही इसके करीब बैठी थी। बड़ी उदास लग रही थी, लेकिन मुझे देखकर मायूसी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तूने मेरा काम नहीं किया। तो मैं परेशानी से कहने लगी, मालकन, मैं भला आपका काम कैसे करती? वहाँ पर औरतों का बहुत रश है। अगर मैं वहाँ पर कोई काम करती तो औरतों ने पकड़कर मुझे मारना था। ये सुनकर वो कहने लगी, ठीक है, ये काम तुम दिन में नहीं बल्कि रात में करोगी। ये सुनकर तो मेरे होश छूट गए। मैं कहने लगी, मालकिन, मैं खुद एक गरीब औरत हूँ, मैं डरपोक हूँ, मुझसे इतना बड़ा काम नहीं होगा। तो कहने लगी, तुम किसी की ज़िंदगी के लिए ये काम नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती कि अगर तुमने ये काम कर लिया तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी और तुम्हारी भी। मैं हैरान होकर कहने लगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही हैं? ये सुनकर वो चंद लम्हे के लिए खामोश रही। फिर इस बिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, सिर्फ इसकी वजह से। अभी भी मुझे ये बात समझ ना आई थी। 2 कदम चलती हुई मेरे करीब आई। अचानक ही उसकी वजह से बेइंतहा खुशबुआर महक आने लगी। मेरा सर चकराने लगा। तब वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, जैसे ही तुम वो लाल धागा इस दफ के शाख से खोलोगी, मेरा जिंजादा भी आज़ाद हो जाएगा। इसके चेहरे के तासरात के साथ साथ इसकी आंखें भी बदल गई थी, जबकि मैं किसी बुत की तरह साकित खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ ना आई थी इसके मालकन ने मुझे ऐसा क्यों कहा। कभी वो उदासी से कहने लगी, ये मेरा जिंजादा है जो एक बिल्ले के रूप में है। इस पीपल के पेड़ की बूढ़ी शाख के ऊपर वो लाल धागा मौजूद है, जिसे खोलते ही मेरा जिंजादा इस अमल से आज़ाद हो जाएगा जो इस बाबा ने इसके ऊपर कर रखा है। इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। ये इंसानों की दुनिया में आ गया था, यहाँ की दुनिया परखने के लिए ये मुझे ही छोड़ कर आया था। हालांकि मैंने इसे मना भी किया। हम दोनों अपने कबीले में बहुत खुश रहते थे। अनकरीब हम दोनों की शादी होने वाली थी। मैं ठहरी शहनशाह जिन्नात की बेटी, जबकि ये एक ताकतवर जिनज़ादा था। लेकिन मेरे बाप शहनशाह ने इसे मना किया कि इंसानों की दुनिया में ना जाए, इससे कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बहुत जिद कर रहा था। ये एक बार इंसानों की दुनिया देखना चाहता था। हमारे कहने से भी नहीं रुका और फिर ये यहाँ चला आया। जब कई साल गुजर गए ये वापस नहीं आया, तो मैंने अपने बाबा से जिद की कि मैं भी वहाँ जाऊँगी और अपने जिनज़ादा को तलाश करूँगी। लेकिन मुझे भी यहाँ पर खतरा था, इसलिए मैंने अपने भाई को साथ ली और मैं अपने जिनज़ादा को तलाश करने इंसानों की दुनिया में चली आई। लेकिन मेरा भाई भी मुझसे जुदा हो गया। वो इसे तलाश करते करते न जाने कहाँ चला गया था।
लेकिन मैं एक वीरान और खाली बंगले में रहने लगी। जब एक दिन तुम वो पर्चा लेकर आई तो इस पंडित की तहरीर और नाम पढ़कर मैं चौंक गई थी। जी मेरे भाई का था और वो तहरीर भी मेरे भाई की थी। वो यकीनन यहीं कहीं मौजूद था, लेकिन इस पर लिखा था कि मैं वापस अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस औरत की मदद ले सकती हो सकता है कि इसे तुम्हारे जिनजादे के बारे में कुछ मालूम हो। तब से ही मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी और मेरे जिनजादे को इस अमल से आज़ाद करवा दोगी। न जाने इससे क्या खता हुई कि ये इस रूप में आ गया। अब तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। वो जिनजादी मेरी मिन्नतें कर रही थी। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं इतने दिनों से एक ऐसे घर में आ रही थी जो बिल्कुल खाली पड़ा था, जबकि किसी खूबसूरत लड़की की तरह नजर आने वाली ये जिनजादी एक खास मकसद से इंसानों की दुनिया में आई थी। फिर मैं कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जल्दी से इस बंगले से बाहर आ गई थी, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब बंगले के गेट पर बैठा हुआ वो बूढ़ा चौकीदार मुझे देखकर अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराने लगा, जैसे मुझे कुछ कह रहा हो कि देखा, मैं तुम्हें मना करता था ना कि यहाँ ना आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं जल्दी से इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। फिर रात को मैं बिस्तर में अपने बच्चों के साथ लेटी थी। दिन तो चाह रहा था कि मैं इसका काम ना करूं, मुझे मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने मुझे इस पीपल के पेड़ के नीचे देख लिया तो कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। लेकिन बार बार मेरे कानों में जिनसाने की आवाज़ आ रही थी कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी बल्कि मेरी भी। यही सोचकर मैं आज अपने बच्चों की खातिर ये कदम उठाने को तैयार थी। फिर मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरह चादर में लपेटा। वो गहरी नींद सो चुके थे और मैंने फिर इनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अकेले ही घर से बाहर निकली थी। मेरा रुख इसी पीपल के पेड़ की तरफ था और मेरे हाथ में ताज भी था। जैसे ही मैं इस जगह पर आई तो इस खाली और वैरान जगह पर आकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके यहाँ पर इसी बूढ़ी शाख को तलाश करती फिर रही थी। तुम्हारे दाएं हाथ की तरफ जो शाख है इसी पर वो धागा मौजूद है। अचानक ही मेरे कानों में एक भारी आवाज़ आई तो मैं हैरत से उछल पड़ी। मैंने पलट कर देखा, मेरे पीछे वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसने मुझे इसी बंगले का एड्रेस दिया था। आज वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रहा था, जबकि मुझे इसकी हकीकत मालूम हो चुकी थी। फिर वो कहने लगा कि मैं तो इसे छू भी नहीं सकता, लेकिन तुम इसे बआसानी खोल सकती हो। ये सुनकर मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई और मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो लाल धागा खोल दिया। मैं जो इतना डर रही थी खौफ से मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे यूँ डरते देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से यहाँ मौजूद हूँ। चाहता तो मैं पहले भी तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मुझसे यहाँ आकर गलती हुई, क्योंकि इस अमल के ज़ेरे असर मैं भी आकर अपनी ताकतें खो बैठा हूँ। इसलिए मैं शर्मिंदगी के मारे अपनी बहन के पास भी नहीं गया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वो कहने लगा, लेकिन आज इसका दिन ज़्यादा आज़ाद हो गया है तो हम सब अपने कबीले में वापस लौट जाएंगे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर वो बाहिफाजत मुझे मेरे घर तक छोड़कर चला गया था। फिर जैसे ही मैं सुबह इस बंगले में गई तो मुझे इस जिनजादे का नामो निशान भी नहीं मिला। ना तो वो बिल्ला था और ना ही वो जिनजादा। मुझे यकीन अपने कबीले में लौट गए थे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। अब मैं मुतमईन होकर किसी काम की तलाश में इधर उधर भटकती फिर रही थी जब एक दिन अचानक ही मुझे भी अपने पीछे आवाज़ सुनाई थी, इसे तलाश कर रही हो तुम। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, सामने मुस्कुराती नज़रों से वो जिनसादी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, जबकि वो मुझे धुंधली धुंधली सी दिखाई देती। फिर वो 2 कदम चलती मेरे करीब आकर कहने लगी, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। 4 चांद की 14वीं तारीख को मेरी शादी है, लेकिन मैं शादी से पहले ही तुम्हें भी खुश करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहते ही उसने मेरे हाथ में एक पोटली थमाई और कहने लगी, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे किसी इनाम का लालच नहीं था, लेकिन वो कहने लगी कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारी वजह से मैं अपने कबीले में वापस लौट सके, इसलिए इसे लेने से इनकार ना करना और हमेशा खुश रहना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब होगी। मैं खुशी खुशी इस पोटली को लेकर अपने घर आ गई थी। जैसे ही मैंने अपने इसे खोल कर देखा तो मेरी होश उड़ गई। ये तो जेवरात से भरी हुई थी और मेरे बेटे का सपना भी सच होने वाला था कि मैंने इस कच्चे घर को बेचकर एक छोटा सा दर खरीद लिया
اور پھر اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اب شہر کی معروف مارکیٹ میں میری ایک بہت بڑی دکان تھی جہاں پر 3-4 ملازم میری دکان میں کام کرتے تھے۔ آج میری ایک روب ایک دبدبا تھا۔ میں اس رات کے بارے میں بھی سوچ کر خوفزدہ ہو جاتا جب 2 یتیم بچوں کے ساتھ میں اکیلی بارش میں پوری رات بھیگتی رہتی تھی۔ لیکن سچ کہتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔